गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सार्थक गुप्ता एंड आज मैं फिर एक बार आपके सामने क्लास 9th का वही हमारे जो पुराने टॉपिक चल रहा था सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, ये मैं फिर से एक बार आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये इसका न्यू वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो मेंशेविक्स की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चल रही थी उसके खिलाफ विद्रोह चालू हो गया था। फिर जो लेनिन थे उनको देश ने काला कर दिया था। फिर वो दोबारा जब रसिया में वापस आए तो उन्होंने रशियन कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म कर ली थी। यहाँ से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब ये 3 ग्रुप बन चुके थे, रेड, ग्रीन और वाइट। क्योंकि रेड तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि वहाँ के आर्मी को मतलब रेड आर्मी बोला गया था। और ये जो गवर्नमेंट थी बोल्शेविक गवर्नमेंट जो लेनिन ने फॉर्म की थी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने क्या किया कि सत्ता अपने अंडर में लेनी चाहिए और ली भी। इनका रूल आ गया। अब इन्होंने क्या किया, वहाँ पे इलेक्शंस कराए, लेकिन इलेक्शंस ये हार गए। और फिर क्या हुआ, लेनिन डिसमिस्ड असेंबली। लेनिन ने असेंबली को पूरी तरीके से डिसमिस ही कर दिया। इलेक्शन हार गए, गुस्से में आ गए। इन्होंने क्या किया, अब कैसे चलाएं सत्ता, देश को कैसे चलाएं, पूरी असेंबली उठाकर इन्होंने डिसमिस कर दी। और क्या किया, 1918 में रसिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। रसिया को एक वन पार्टी स्टेट घोषित कर दिया कि अब यहाँ पे केवल एक ही पार्टी है और सिर्फ हमारा ही रूल चलेगा और किसी का रूल नहीं चलेगा। और ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर कंट्रोल। जो मोस्टली मजदूरों की, कर्मचारियों की पार्टी कही जाती थी उसको पूरा इन्होंने अपने अंडर में कर लिया, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो मोस्टली मजदूरों की पार्टी ही कही गई है। समझ रहे हैं ना आप लोग। और सीक्रेट पुलिस पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज्ड बोल्शेविक्स। और एक सीक्रेट पुलिस बनाई गई, वो उन लोगों को मतलब पनिश किया करती थी जो बोल्शेविक सरकार या उसकी नीतियों को विरोध करते थे, उनका विरोध करते थे, तो उनको ये सीक्रेट तरीके से पनिश करते थे। इन्होंने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑर्डर्ड। जो ज़मीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे अपने अंडर में कई सारी ज़मीन उन्होंने कर रखी थी, तो उसको छोटे छोटे जो किसान थे, गरीब किसान थे, उनको उसमें बराबर बराबर हिस्से में बांटना चालू कर दिया। अब चूँकि उस ऐसे में क्या हुआ, जो रशियन आर्मी थी वो बिगेन टू ब्रेक अप, वो टूटने लगी। टूटने क्यों लगी, क्योंकि रशियन आर्मी में कई सारे जो गरीब मजदूर पेशेंट्स थे वो ही भर्ती हो चुके थे। अब जब लैंड बटनी स्टार्ट हुई तो वो आर्मी छोड़ छोड़ के जाने लगे कि भाई हमको भी ज़मीन मिल जाए। तो इससे एक साइड इफ़ेक्ट भी हुआ कि जो रशियन आर्मी थी वो कई सारे पार्ट, मतलब जो पार्ट क्या बोले, वो ब्रेकअप होनी स्टार्ट हो गई। अच्छा, ग्रीन कौन थे, ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस थे। हालांकि ये इनकी कई सारी पॉलिसीज़ का विरोध करते थे, लेकिन ये वाइट के सपोर्टर्स भी नहीं थे। अच्छा, वाइट पीपल्स कौन कौन थे, वाइट रेड को अपोज करते थे, ग्रीन को भी अपोज करते थे, लेकिन वाइट कौन थे, प्रो सारिस्ट, मतलब जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। जो शार जो वहाँ के राजा थे उनको बहुत सपोर्ट करते थे। और मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। तो मोस्टली मोस्टली पीपल्स ही थे जिनको राजा रानी से कोई दिक्कत नहीं थी। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, ज़मीनों के जो ऑनर्स थे, वो ज़मीन को कब्जा के रूल कर रहे थे। चर्च वगैरह नॉवल्स जो थे वो अपने ऐसो आराम में जी रहे थे, उनको उससे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी उस सरकार से। तो मोस्टली ऐसे पीपल्स थे वाइट पीपल्स। अब इन्होंने क्या किया, इनके कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा रशियन रेवोल्यूशन उस टाइम पे था, रशियन एम्पायर उस टाइम पे इनके कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा था। अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी जो कंट्रीज़ थी वो इनको पीछे से बैकअप दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये कम्युनिस्ट को फॉलो नहीं करती हैं। ये सोशलिज्म मतलब एक डेमोक्रेटिक पूरी तरीके से कंट्री है और ये कम्युनिस्ट को किसी भी तरीके से फॉलो नहीं करती हैं। तो इनकी विचारधारा भी थी कि हम कम्युनिस्ट पार्टी को अपने कंट्री में ना आने दें। तो इन्होंने क्या किया, इन कंट्रीज ने, अमेरिका, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने इन पीपल्स को पीछे से बैकअप दिया, सपोर्ट दिया। और इन्होंने क्या किया, एक सिविल वॉर लड़ी है रेड के विरोध में, क्योंकि उस समय कई सारे किसान और कई सारे फार्मर्स ऐसे भी थे जो इनके सपोर्ट में थे। तो इनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, एक सिविल वॉर कर दिया, लड़ाई कर दी। अब इससे क्या हुआ, किलिंग, मर्डर हुए, लोगों को मारा गया, लूट करी गई, मचाई गई, बैंडिटरी मतलब डकैती डाली गई, एंड फेमाइन, इससे अकाल पड़ गया, अकाल आ गया। अब सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाइट टू हार्श स्टेप विद पेशेंट्स हु सीज्ड लैंड, हैंस द गेन हार्टेड 20 to 30 लाख कैजुअलिटीज़। अब हुआ क्या
कि जो सपोर्टर्स थे प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब जो वाइट वाले पीपल्स थे, जो सपोर्टर्स थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, इन्होंने बहुत ही कठोर स्टेप्स ले लिए। लोगों को मारना काटना चालू कर दिया। जो पेशेंट्स पेशेंट्स, अब भाई बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उनको डर लग रहा था कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, बांट दी जाएगी, तो उन सभी ने वाइट का सपोर्ट किया। और ऐसे में क्या किया, जो गरीब मजदूर थे, जो लेबर वर्क का व्यक्ति था, वो जान चुका था कि अब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो इनडायरेक्टली अब इनके सपोर्ट में अपने आप ही आ गए थे। और ऐसे में 20-30 लाख लोगों की जान चली गई और इनके खिलाफ नफरत उत्पन्न पैदा होती चली गई लोगों के बीच में। अब क्या हुआ कि विद सपोर्ट ऑफ नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम्स बोल्शेविक्स वर एबल टू फॉर्म सोवियत यूनियन यूएसएसआर। अब जो सपोर्ट थे, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, वो उसके साथ में जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे और जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया और सोवियत यूनियन यूएसएसआर दिसंबर 1922 में बन चुका था। ये उन्होंने फॉर्म कर लिया और जिसके विरोध में अमेरिका बहुत रहता था, क्योंकि अमेरिका कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसको कभी भी उस समय यूएसए एक बहुत ही बड़ी ताकत उभर गया था। और चूँकि वो यूएसएसआर को सपोर्ट कभी करता नहीं था, हालांकि यूएसए और यूएसएसआर में कभी भी लड़ाई तो नहीं हुई इस तरीके से कि बमबारी हो गई हो, क्या लोग मर गए हों, लेकिन एक आइडियोलॉजी की लड़ाई उनकी आज भी चल रही है। और उसके साथ ही साथ में क्या हुआ, इनडायरेक्टली एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना भी ये भी करते हैं। तो अब क्या हुआ, जो लेनिन ने यूएसएसआर को फॉर्म कर लिया था, बोल्शेविक्स गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर नेशनलाइज्ड, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज है, बैंक्स हैं, उन सभी को केंद्रीकृत, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया, पूरी तरीके से नेशनलाइज्ड कर दिया। कलेक्टिव फार्म सिस्टम स्टार्टेड। कलेक्टिव फार्म सिस्टम मतलब क्या होता है, पूरी ज़मीन पे एक अधिकार, मतलब सरकार का अधिकार हो गया। बराबर लैंड क्या किया उन्होंने, एक पर्टिकुलर पेशेंट को नहीं बांटी, मतलब 15-20 किसानों को एक बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा दे दिया, उससे जो भी कमाई होगी सबको बराबर बांट दिया जाएगा, मतलब प्राइवेट नाम का शब्द ही खत्म कर दिया। अब जब प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दी, सबको सरकार के अधीन में हो गया, तो अब इससे क्या हुआ कि भाई लोगों में कंपटीशन भी खत्म हो गया, लड़ाई भी खत्म हो गई। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि जो भी ज़मीन थी वो 15-20 किसानों को एक साथ दे दी गई कि इस ज़मीन से जो भी आएगा वो आप में बराबर का बांट दिया जाएगा, प्रॉपर्टी किसी की नहीं होगी, प्रॉपर्टी सरकार की ही रहेगी। अब क्या हुआ, 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान रसिया से इंडिया ने अडॉप्ट किया था, वर मेड फॉर डेवलपमेंट, इट लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब 5-5 साल के पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे भारत में चलती हैं ना, ये रसिया से ही अडॉप्ट किया गया था। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी डेवलपमेंट के लिए, प्लान्स के लिए, वो बनाना स्टार्ट कर दिए कि इस 5 साल में हम ये डेवलपमेंट करेंगे, अगले 5 वर्षों में हम ये करेंगे। जो पूरा एक थीम बनता है ना 5 वर्षों का, वो बनने स्टार्ट हो गई। अब कलेक्टिवाइजेशन बाय स्टालिन, जो जोसेफ स्टालिन थे, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अब उनकी एंट्री होती है। लेनिन उस समय ख़त्म हो चुके थे 1928 और 28 में। इन्होंने क्या किया, जो ग्रेन प्रॉब्लम थी वो रसिया में काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो चुकी थी। 29 और 30 में लगभग 4 मिलियन पीपल्स जो थे, लगभग 40 लाख लोग थे, वो मर गए थे। अब एज मोस्ट पेशेंट्स अपोज द कलेक्टिव फार्मलैंड एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइव स्टॉक, जो रशियन भाषा में जिसको हम बोलते हैं कॉलकॉज, कलेक्टिव फार्म, उसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों अपोज करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमें इस तरीके से कलेक्टिव फार्म नहीं चाहिए, हमको बराबर सब ज़मीन बांट दीजिए। और उन्होंने इनका इस पॉलिसी का पूरी तरीके से विरोध करना स्टार्ट कर दिया और इनके पास जो भी जानवर थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उन सभी को खुद मारना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे एक रसिया में मतलब एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, मतलब लगभग वहाँ पे केवल 1/3 जानवर और जो लाइव स्टॉक थे वो बचे हुए थे, खुद उन्होंने अपने आप से मिटा दिया, खराब कर दिया। अब उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनका जो लोग विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने स्टालिन ने क्या किया, 2 मिलियन पीपल्स को, लगभग 2 मिलियन पीपल मतलब जो 20 लाख लोग करीब थे, उन सभी को जेल में डाल दिया और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा गया। अब चूँकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे, तभी तो लोगों ने उनका विरोध किया। साइड इफ़ेक्ट क्या थे, कंपटीशन ही ख़त्म हो गया, लोगों में कंपटीशन ही नहीं बचा। अब जब कंपटीशन नहीं रहेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा, भाई सबको बराबर लैंड बांट दिया, अब कोई कुछ करना चाहता है उसको परमिशन ही नहीं है, सब कुछ सरकार के अधीन आ चुका था, तो ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही थी। अब इसका जो इम्पैक्ट था वो क्या हुआ
इसका इम्पैक्ट ये था कि इससे मोनार्की फॉर्म जो थे नेशनल साइड में वो तो ख़त्म हो गया, और एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट एम्पायर बन चुका था, जो एक पूरा देश एक साथ आकर खड़ा हो गया था, और कम्युनिस्ट पार्टी उस समय रूल करने स्टार्ट कर दी थी। तो जो मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो गई थी। कम्युनिज्म फाउंड इन इट्स प्रैक्टिकल शेप। अब जो कम्युनिज्म था या जो मतलब फॉर्म उस समय हो चुका था वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल शेप में अपना रूप ले चुका था पूरे देश में। अब क्या हुआ, नेशनलिज्म इन ऑल रिसोर्सेज ट्रू इक्वालिटी। जो नेशनलिज्म थी हर रिसोर्सेज में, मतलब एक लोगों के जो देशभक्ति होती है, राष्ट्र प्रेम होता है, वो भी जागृत हो गया था, और इसको हम ट्रू इक्वालिटी भी बोल सकते हैं। और उसके बाद कई सारे कंट्री ऐसे भी थे जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, इन सभी ने कम्युनिस्ट पार्टी के रूल को एडॉप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। और साथ ही साथ कई सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड इन मैनी कंट्रीज। कई सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी थी वो फॉर्म हो चुकी थी, बन चुकी थी। हमारे इंडिया में भी आप देखिए कम्युनिस्ट पार्टी हैं जो समय केरला में रूल कर रही है, उसकी सरकार भी चल रही है, वेस्ट बंगाल में कई बार रूल कर चुकी है, और उसके अलावा ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। और फिर क्या है कि इस तरीके से कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी वो लोगों में स्प्रेड हुई, फैलनी स्टार्ट हुई। कुछ देशों ने पूर्ण रूप से इसको अपना लिया था, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम ने, और कुछ देशों ने इनडायरेक्टली वे में वहाँ पे अपनी वहाँ का जो संगठन जो कम्युनिस्ट पार्टी को लाइक कर रहे थे, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी को पसंद कर रहे थे, उन्होंने एक अपनी खुद की सरकार बना ली। तो यही था आइडिया ऑफ सोशलिज्म। और जो सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन था, चैप्टर आपका ये आज फिनिश हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट है तो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स होता है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, और उसमें जो भी आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू ही दे दूंगा। और आप मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ कुछ दिनों में आपको क्लास 9th के, और अभी आपका 3rd चैप्टर भी कराना है नाजिर, तो अब ये भी अब स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।